फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अपना सभी का स्वागत है। आज रविवार है। रविवार 5 दिसंबर 2021। समय 8 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज के इस लाइव कार्यक्रम का मुख्य विषय है न्याय धर्म सभा, जो कि एक न्यायधर्मी राजनीतिक पार्टी है। इसके आज उत्तराखंड प्रदेश की विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश स्तर पर कुछ पदाधिकारियों का नियोजन किया गया है, उनकी नियुक्तियां हुई हैं और इसके अतिरिक्त आज उत्तराखंड चुनाव के सिलसिले में विधानसभा इलेक्शन 2022 को लेकर न्याय धर्म सभा अपने प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी करने जा रही है। तो आज पहली सूची में 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अभी होनी है और अगली सूची जल्दी ही बनाई जा रही है और जल्दी ही अगली सूची के नामों की घोषणा होगी। प्राय अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में न्याय धर्म सभा अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है और वे इलेक्शंस में न्याय के प्रचार प्रसार के उद्देश्य को लेकर चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। न्याय धर्म सभा वास्तव में पहली बार ही किसी इलेक्शंस में एक बहुत ही पवित्र प्रतिभागी के रूप में उतर रही है। इसका उद्देश्य केवल प्रदेश या देश में या दुनिया में न्याय को स्थापित करना है। न्याय स्थापना अभियान के तहत ही यह पार्टी न्याय धर्म सभा के नाम से चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत कराई गई, रजिस्टर्ड है और न्याय का अभिप्राय जनता के बीच हिताधिकारों के समुचित वितरण से, वे सभी हिताधिकार वो आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, व्यावहारिक हों, आध्यात्मिक हों, सभी क्षेत्रों में
न्याय को प्रतिष्ठित करना इस पूरे अभियान का उद्देश्य है। तो न्याय धर्म सभा सबसे पहले तो उत्तराखंड प्रदेश के जो नवनियुक्त पदाधिकारी अभी घोषित होने हैं, तो सबसे पहले उनके नामों की घोषणा यहाँ की जानी है। तो इनमें 6 नाम सम्मिलित किए गए हैं। मतलब प्रदेश स्तरीय 6 पदों पर नियुक्तियां होनी है इसमें। तो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रीति डिमरी जी को नियुक्त किया जा रहा है। प्रीति डिमरी जी देहरादून से हैं, उत्तराखंड में देहरादून प्रतिष्ठित शहर है और उत्तराखंड की राजधानी भी। तो प्रीति डिमरी जी वहीं देहरादून से हैं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज से ये कार्यरत होंगी। प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। पूरे प्रदेश के सभी बातों की, सभी कार्यक्रमों की, सभी गतिविधियों की, पार्टी के संपूर्ण व्यवस्थागत मामलों की, आंतरिक इन्हीं की देखरेख में होने हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पद है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो प्रदेश अध्यक्षा होंगी प्रीति डिमरी जी। उनको बहुत बहुत बधाई पूरी हमारी तरफ से भी और पूरे न्याय धर्म सभा पार्टी की तरफ से। दूसरे नाम है लक्ष्मण रावत जी, रुद्र प्रयाग से हैं और उनको प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। तीसरा नाम है गीता तिवारी जी का, जो कि किच्छा से हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। आज से गीता तिवारी जी उत्तराखंड प्रदेश कोषाध्यक्ष का पदभार वहन करेंगे। अगला नाम है सुशील राणा जी का, जो कि रुद्रपुर से हैं और इन्हें मुख्य प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। सुशील राणा जी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता
के साथ साथ मीडिया प्रभारी भी पहले से हैं। अब उन्हें मुख्य प्रवक्ता भी नियुक्त किया जा रहा है। और अगला नाम है लाल बहादुर यादव जी का, जो प्रदेश सह प्रवक्ता के रूप में उनके साथ नियुक्त किए जा रहे हैं। एक पदभार और तय किया गया है प्रदेश सचिव का। नरेंद्र रावत जी को इसके लिए चुना गया है। वो पहले से ही प्रदेश के प्रभारी पद पर हैं और सचिव और प्रदेश प्रभारी ये दोनों पद वास्तव में संयुक्त ही हैं। तो उनको प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। नरेंद्र रावत जी प्रदेश सचिव की भी भूमिका निभाएंगे। वास्तव में सचिव ही सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और वही सारी गतिविधियां संचालित करता है। तो नरेंद्र रावत जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो वो पूरे प्रदेश की सारी गतिविधियां देखेंगे और प्रीति डिमरी जी, लक्ष्मण रावत जी, गीता तिवारी जी इत्यादि संचालक मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में और उनके साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपने प्रशासनिक पद की गरिमा को सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन पूर्वक बनाए रखेंगे। सभी कार्यों का संचालन करेंगे, सभी उत्तरदायित्वों का सम्मान करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इन सभी नवनियुक्त 6 लोगों को हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयां और पूरे एनडीएस टीम की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभागार में सभी लोगों ने तालियां बजाकर इनका सभी का स्वागत किया और ऐसी अपेक्षा है कि ये सभी लोग उत्तराखंड चुनाव 2022 में अभी जो निकट ही है, फरवरी मार्च में होना है, तो उसमें ये लोग सभी अपनी अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हुए पूरे प्रदेश में न्याय की ध्वजा को ऊंची उठाए रखेंगे और इसे गगनचुंबी बनाएंगे। न्याय को नया आयाम देंगे, प्रदेश को न्यायशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और चुनाव जीतना हारना इसका उद्देश्य नहीं है। न्याय प्रतिष्ठित हो, इसके लिए न्याय का प्रचार प्रसार, न्याय की जानकारी का दूर दूर तक विस्तार किया जाना है। और चुनाव तो आते रहेंगे, लोग चुनाव में न्याय धर्म सभा की तरफ से जो योग्य और अनुशासित लोग हैं उन्हें वहां खड़ा किया जाता रहेगा। जितनी भी योग्यता जिसकी होगी उसके अनुसार, अगर वो अनुशासित हैं तो सारी योग्यता उनकी पूरी हो जाती है। यदि वो सत्य के अनुशासन को मानते हैं, न्यायप्रिय हैं, न्याय के लिए काम करना चाहते हैं, न्याय के लिए जीना चाहते हैं, न्यायोचित ढंग से रहना चाहते हैं, तो उनको सबको न्याय धर्म सभा आमंत्रित करती है। वे सभी लोग ऐसे पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अब चुनाव कभी न कभी होते ही रहते हैं। सभी जगह न्याय धर्म सभा अपने प्रत्याशियों को खड़े करती रहेगी। न्याय धर्म सभा किसी भी दूसरे अन्य दलों के साथ इसका ना कोई कंपटीशन है और ना राइवलरी, ना ये किसी का विरोध करती है, ना ये किसी के खिलाफ कोई काम करती है। कोई सही कुछ करता है तो उसका ये वेलकम करती है, उसको थैंक्स बोलती है। अगर न्यायोचित कोई काम कुछ करके दिखाए दूसरी पार्टी की, तो न्याय धर्म सभा उसके इस बात की प्रशंसक है
क्योंकि न्याय धर्म सभा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कोई राजा बनना, राजनैतिक कोई दंड फंद करना, कूटनैतिक जाल रचना, ये सब न्याय धर्म सभा के उद्देश्यों में नहीं आता। न्याय धर्म सभा राजनीति को कूटनीति के रूप में चलाने की पक्षधर नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति को समाज की न्यायोचित रक्षा नीति ही मानती है। रक्षति इति राज्यम, तो जो रक्षा कर सके जनहित की, जनता के न्यायोचित हित प्रत्येक नागरिक के जो सुरक्षित रख सके, उसे प्रतिष्ठित कर सके, उसे संरक्षित भी करे, ऐसा इसका उद्देश्य है। ऐसा इस पार्टी का कलेवर है, ऐसा इस पार्टी का संरचनात्मक ढांचा भी है। इसके सभी कार्यक्रम, सभी गतिविधियां सब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संचालित हैं। तो सभी लोग, जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, वे धीरे धीरे दूसरे तमाम सभी दलों के अन्यायपूर्ण को राजनीतिक कुचक्र से निकल करके धीरे धीरे स्वतः सही रास्ते पर आएंगे ही, क्योंकि समाज में एक ठीक दल जिसका कि पहले से ही घोषणा पत्र शाश्वत हो, स्थायी हो, बार बार वो बदलता ना हो, छोटी छोटी बातों का दाना डालकर उनका वोट ना छीनता हो, वोट लेकर उनको ठगता ना हो, तो ऐसा इसका जो पहले से ही इसकी सारी घोषणाएं शाश्वत रूप से जारी है, इसका घोषणा पत्र स्थायी है। अस्थायी का अभिप्राय यह है कि वो उन्हीं न्यायशील 111 प्रस्तावों पर ही इसको काम करना है, तो उससे संबंधित ही वो घोषणा पत्र जारी करना है उसको। दूसरा कोई ना इसका उद्देश्य है, ना ही इसका अन्य कोई छिपा या स्पष्ट ऐसा कुछ कार्यक्रम है। तो सीधा सीधा इसका साफ लक्ष्य है कि न्याय के 111 प्रस्ताव, उनका क्रियान्वयन जनता को गुलाम से मालिक बनाकर ये करने वाली है। तो इसमें एक 53 नंबर प्रस्ताव है जो इस पे ये काम करके जनता को गुलाम से मालिक बना रही है। राज्य जनता को गुलाम बना लेता है और न्याय जनता को मालिक बना देता है। जनता को मालिक बना करके बाकी जो 111 में से 110 दूसरे जो प्रस्ताव बचे, उनका क्रियान्वयन जनता फिर स्वतः करती रहेगी। जब जनता महालोकतंत्र के अंतर्गत 12 मताधिकार को धारण करेगी, तो वो स्वतः इन 11 बातों का क्रियान्वयन करेगी। उनकी रक्षा के लिए कोई भी प्रशासनिक या किसी भी पद का आदमी वो जनता के विरुद्ध जो न्यायोचित नियम नीति निर्णय हो उनसे हट करके यदि कोई ज्यादती, कोई अहितकारी, कोई हानिकारी कार्य करता है, तो उसको वो निषेधाधिकार के द्वारा, वीटो पावर के द्वारा उसको सस्पेंड कर सकेगा, उसकी सारी गतिविधियों को रोक सकेगा। तो इस तरह से जनता होगी पावर में, तो उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार, उसका शोषण, उसका हरासमेंट, उसका उत्पीड़न किसी भी तरीके से संभव नहीं रह जाएगा। क्योंकि मालिक, जब मिल्कियत उसके हाथ में है, मिल्कियत के पावर्स उसके हाथ में होंगे, तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्य को अंजाम देना एक किसी भी पदाधिकारी या किसी भी राजा या किसी भी राजनेता के बस में नहीं रह जाता। तो इस तरह से एक साफ स्वच्छ जीवन धारा, साफ स्वच्छ राजनीतिक वातावरण, साफ स्वच्छ बिल्कुल शुद्ध परिवेश, शुद्ध राष्ट्रीयता का उदय होगा। ये ऐसी आशा ये दुनिया कर सकती है कि आगे ना कोई किसी को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, ना रोजगार से वंचित होना पड़ेगा, ना आवास से वंचित होना पड़ेगा, ना ही चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा, अपाहिज हो जाने पर, असमर्थ हो जाने पर उसको आश्रय की सुविधा, ये सभी चीजें जब ऐसी संरक्षण सेवाएं ऐसा जनहित, न्यायोचित जनहित के अनुरूप प्रतिष्ठित होगा,
तो जनता के लिए किसी भी प्रकार की दुखद परिस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो एक ऐसे सुंदर न्यायोचित परिवेश को ये न्यायधर्म सभा प्रतिष्ठित कर रही है। इससे कोई भी जनता में से कोई भी आदमी जो इसके बारे में इसको पूरा सुन लेगा, जान लेगा, तो इसको वोट देने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, ना विकल्प वो कर लेके क्या करेगा। न्याय का कोई विकल्प नहीं, न्याय निर्विकल्प है। केवल धूर्त और मूर्ख या अनजान व्यक्ति ही इससे बाहर रह सकते हैं। जो इसको जानता है, इस पार्टी के उद्देश्यों को जानेगा, वो इसकी सदस्यता के अतिरिक्त और कहीं किसी भी पार्टी की सदस्यता, किसी भी पार्टी में स्वतः नेता या जनता के रूप में शामिल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत विशद कार्यक्रम है, बड़ा परिशुद्ध कार्यक्रम है, सतयुगीन कार्यक्रम है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई सबको समाहित करता है और सबके हितों को सुरक्षित करता है। सबके न्यायोचित हित, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, इन चारों बातों पर ही पूरे बजट का निर्धारण करता है। एक सुंदर सर्वहितकारी दिव्य वातावरण इस पूरे राष्ट्र में उदित होने को है। और दूसरे जो आजू बाजू सब भारत देश के इर्द गिर्द जो छोटे मोटे सब राष्ट्र हैं, वो धीरे धीरे निश्चित रूप से भारत के इस कैंपेन से, इस न्यायोचित कैंपेन से, जो भारत से उठा है, जो अंतिम पृथ्वी के छोर तक जाएगा। हर देश इसका अनुगामी बनना पसंद करेगा। कोई भी देश का नागरिक इससे वंचित होना चाहेगा ही नहीं कि ऐसी कोई पार्टी, और ये जहां जहां जिस देश में भी ऐसी न्यायधर्म सभा नामक पार्टी की मांग होगी, वहां पर उनके कानूनों के तहत ऐसी पार्टी रजिस्टर करा के उनके देशों में इसका गठन किया जाएगा। उन्हीं के कानूनों के तहत इसका पूरा का पूरा 111 प्रस्ताव उनको न्यायधर्म सभा प्रोवाइड करेगी। और हर देश में, पूरी दुनिया में, धरती के कोने कोने में न्याय को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। और ये बड़ी सभ्यतापूर्वक होगा, इसमें कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झांसा नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं, किसी की खिलाफत नहीं। बस सही बात का प्रचार प्रसार, सही बात की लोगों को जानकारी देना, सही बातें न्यायोचित तो पूरे 111 न्याय प्रस्तावों को जन जन तक इसे पहुंचाना, और जनता जैसा चाहे लागू करने की कोई जबरिया कोई कार्य योजना नहीं है न्यायधर्म सभा की। ये तो सिर्फ आपको मालिक बना देगी, वोटिंग का अधिकार आपको देगी, फिर आप वोटिंग के जरिए आप इसे पारित खारिज करें। 111 प्रस्तावों में से आप 110 प्रस्तावों को जैसा चाहे वैसा आप करते रहेंगे। एक प्रस्ताव न्यायधर्म सभा आपको मालिक बनाने का करेगी, बस 53 नंबर। तो जस्टिस प्रपोजल नंबर 53 is about to establish the Mahaloktantra. The great democracy will be established by that proposal, and that is the basic aim of the party, of this political party, Nyayadham Sabha. The Nyayadham Sabha just is going to establish the Mahaloktantra. महालोकतंत्र समझ लें कि अभी वर्तमान लोकतंत्र में, महालोकतंत्र में इतना ही फासला है कि वो आपको सुई की नोक पकड़ाते थे, अब हम पूरी सुई आपके हाथ में दे रहे हैं, अब आप बटन लगाइए आराम से, अपने घाव सिल लीजिए, अपने फटे हुए गरीबी के वस्त्रों को आप अमीरी में बदल लीजिए सुई से। आपको हाथी की पूंछ पकड़ा करके और हाथी नहीं दिया जा सकता, पूरा हाथी देकर ही हाथी आपको प्राप्त होगा। तो सिर्फ पूंछ ताछ का लोकतंत्र आपके पास रह गया है, तो उसको लोकतंत्र नहीं, वास्तविक लोकतंत्र, द रियल डेमोक्रेसी इज कॉल्ड महालोकतंत्र। उसमें सभी सरकार के तीनों अंगों में, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, तीनों अंगों में इनके सत्ता और व्यवस्था दोनों को पारित खारिज करने के टोटल 12 अधिकार बनते हैं, मताधिकार। मत दे करके इनको आप नियुक्त और निरस्त कर सकते हैं, पारित और खारिज कर सकते हैं, पदाधिकारियों को पदस्थ अपदस्थ कर सकेंगे और
उनके द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय को भी पारित और खारिज कर सकेंगे। तो 6 उसके और 6 इसके, 3-3 है तो 2-2 काम होते हैं पारित खारिज। तो 3 दूनी 6 उसके, 3 दूनी 6 इसके, ऐसे कुल 12 मताधिकार बनते हैं। आपको सिर्फ एक मताधिकार अब तक दिया गया है, वो भी अधूरा। अब बताया गया कि ये लोकतंत्र है। देयर इज नो लोकतंत्र एट ऑल एनीवेयर इन एनी कंट्री। देयर इज नो लोकतंत्र, देयर इज नो डेमोक्रेसी। यू आर लिविंग विदाउट डेमोक्रेसी। योर कंट्री इज रन बाय राजतंत्र। There is no लोकतंत्र, there is no प्रजातंत्र, there is no जनतंत्र। The democracy means जनता का राज। तो जनता ही शासक हो, जनता ही शासक हो, समझ लो। शासन किसका? जनता का शासन। और सरकार किसकी हो? जनता की सरकार। तो जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा सरकार नहीं। अब जनता ही सरकार और जनता अपने लिए सरकार। जनता में माने सभी सरकार। ऐसा नहीं कि किसी को कहा जा रहा है कि नहीं राजा लोग नहीं होंगे, नहीं, राजा लोग भी पहले प्रजा हैं, पहले देश के नागरिक हैं। तो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल बी द ओनर ऑफ दिस कंट्री, द ओनर ऑफ दिस होल नेशन। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में पिता भी सारी संपत्तियों का मालिक है, माँ भी सारी संपत्तियों की मालिक है, बच्चा भी सारी संपत्तियों का मालिक है, बेटा बेटी जो भी है घर पर सब सारी संपत्ति के मालिक। और जहां नहीं मालिक है वो उसको परिवार मत मानना। तो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा है भारत में। तो सारी वसुधा एक परिवार, तो सारी धरती के सब लोग मालिक हो। अब मालिक आपको होना चाहिए। चंद लोग आपके मालिक बन जाते हैं और आपको गुलाम बना लेते हैं। फिर कोई पार्टी मालिक बन जाती है, आपको गुलाम बना लेती है। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ पार्टी और एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट which is going to make you slave. There is no requirement of this type of any government, this type of any politics, this type of any political party, this type of any organization, this type of any union baji. You don't need it. The public don't need it. Public need क्या? जस्टिस, मिल्कियत। तुम मालिक नहीं हो, अगर तुम गुलाम हो तो न्याय क्या? कैसा न्याय? तुम गुलाम हो, बस सिद्ध हो गया कि तुम अन्याय से ग्रस्त हो। चंद लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं जो मालिक बन बैठे हैं, तो तुमको भी सबको मालिक होना चाहिए। तो everyone is going to be the owner of this nation, the ruler of this nation, the judge of this nation, the government of this nation. This will be the true and real democracy. And we call it महालोकतंत्र। तो आज से इस महालोकतंत्र की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो जाएगी। आज पहली बार उत्तराखंड चुनाव में न्याय सभा पार्टिसिपेट कर रही है और इसके लिए पहली लिस्ट तैयार है। तो प्रथम 15 प्रत्याशियों की घोषणा न्याय सभा करने जा रही है। न्याय सभा की तरफ से मुझे यह लिस्ट भेजी गई है। हम जल्दी ही इसको अनाउंस करने वाले हैं। इसमें उत्तराखंड चुनाव 2022 से तो न्याय सभा राजनीतिक पार्टी के प्रथम 15 प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है, जिसमें प्रथम नाम है संदेश शर्मा जी का, जो
भेल रानीपुर हरिद्वार से खड़े हो रहे हैं। दूसरा नाम है रविंद्र कुमार जी का, जो कि ज्वालापुर हरिद्वार से खड़े हो रहे हैं। तीसरा नाम है रूपेश कुमार जी का, जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। तीसरा नाम है संजय श्रीवास्तव जी का, जो हरिद्वार शहर से खड़े हो रहे हैं। पांचवा नाम है लाल बहादुर यादव जी, जो रुद्रपुर से खड़े हो रहे हैं। छठवां प्रमोद कुमार शुक्ला जी, जो किच्छा से प्रत्याशी हैं। सत्येंद्र विष्ट जी डोईवाला से। प्रीति डिमरी जी रायपुर से। रंजना रावत जी कर्णप्रयाग। लक्ष्मण रावत जी रुद्रप्रयाग। विजय भट्ट जी गंगोत्री। कविता भट्ट जी जागेश्वर। अनुराग शर्मा जी रुड़की। त्रिशा सालार जी नरेंद्र नगर। डॉक्टर आनंद विश्वास गदरपुर। इन सभी को हमारी बहुत बहुत बधाइयां। इनके नामों का चयन किया गया है। ये न्यायधर्म सभा के पहले खड़े होने वाले ये प्रत्याशी हैं। इनके 15 नामों को जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली लिस्ट भी तैयार हो रही है। अभी केवल 15 नाम हुए। 70 सीटों में से ये 15 सीटें कंफर्म कर दी गई हैं, जिन पर हमारे अच्छे विश्वसनीय कैंडिडेट्स इलेक्शंस में उतर रहे हैं। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में न्याय की जानकारी का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दें और जन जन तक, अपने क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक, उसके प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गली तक, प्रत्येक बस्ती तक, हर स्थल पर न्याय को पहुंचाएं, उनको सबको जानकारी दें। आपकी जानकारी ही पर्याप्त है। वे सब आपको वोट दिए बिना नहीं रहेंगे। सबको युगों से न्याय की प्यास है। अब तक कोई एक भी इस पृथ्वी पर एक भी कोई न्यायशील पार्टी इस पूरी दुनिया में आज तक किसी भी कंट्री में पंजीकृत नहीं हुई है। ये पहली पार्टी है जो न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह से आदर्श मानती हुई और आपके गुलामी को तोड़ने के लिए ये काम कर रही है। आपको मिल्कियत दे रही है, जो इसका प्रथम प्रस्ताव ही बताता है कि निश्चित रूप से महालोकतंत्र लागू होते ही पार्टियों का सब वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो न्यायधर्म सभा भी एक पार्टी के रूप में इसका भी कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा। ये बात सिद्ध है। इतनी हिम्मतवर पार्टी जिसको खुद भी बेदखल हो जाना है, चुने जाने के बाद, फिर भी वो पार्टी कह रही है कि हम यही करेंगे। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। इतनी हिम्मत भला कोई क्यों जुटाएगा, वो भी आज के कलयुगी परिवेश में, जहां घोर पापियों का साम्राज्य है चौतरफा। हर राष्ट्र में, हर स्थान पर पापी पापी सब डर मर रहे हैं। अन्यायी अन्यायी सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। ऐसी दशा में एक ऐसी पार्टी जो कोई भी इस पे पत्रकार भी कुछ पूछने जैसा किसी को नहीं रह जाता, वो जरा भी समझदार है तो देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन
ये क्वेश्चन लेस है। So there will not be any journalist to ask a question if he has any कोई थोड़ी भी मात्रा में यदि बुद्धि हो तो प्रश्न नहीं बचता। जरा भी जो बुद्धिमान पत्रकार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं, उनको सबको ये निष्प्रश्न कर देगी और इसका समर्थक बना देगी जिसमें जरा भी न्यायप्रियता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये पार्टी सत्ता में आएगी। इसके सिर्फ न्याय के प्रचार प्रसार की जरूरत है और सभी प्रदेशों में आएगी। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, सभी प्रदेशों में आएगी और इसके आने से किसी को नुकसान भी नहीं। ये पार्टी कहीं सत्ता में आकर के भी सत्ताधीश नहीं रहेगी। क्यों? जब सत्ता की सारी हैसियत जनता के हाथ में ये देने जा रही है तो जाहिर है इसकी कैसी सत्ताधीशी बचेगी। पार्टी का पार्टी तो ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पार्टी बाजी ही समाप्त हो जाएगी। ये ऐसी पार्टी है जो पार्टी लेस पार्टी है। पार्टीवाद से मुक्त पार्टी है। एक ऐसा ये राष्ट्र भी बनाने वाले जो राष्ट्रवाद से मुक्त राष्ट्र होगा। पार्टीवाद से मुक्त पार्टी होगी। आप देखें, राज्यवाद से मुक्त ये राज्य को प्रतिष्ठित करने जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत पवित्र उद्देश्य है, सर्वप्रिय उद्देश्य है। सभी लोग ऑटोमेटिकली इसको प्रिय मानेंगे। आपको सिर्फ दर दर तक जाना है, घर घर तक पहुंचाना है और उसके बाद घर में शांति से बैठना है। आपको कोई नहीं पहचानता हो, वोट आप ही को मिलेगा, क्योंकि वोट न्याय को मिलने वाला है। आप न्याय के मसीहा होंगे तो आप तक वोट खुद पहुंचेगा। तो जितने भी इसके विधायक खड़े हो रहे हैं, तो ये 15 विधायक पदों के लिए पहली लिस्ट न्याय सभा ने जारी कर दी है और ये सभी पत्रकारों को भी दी जा सकती है, मीडिया को दी जा सकती है। और इसमें धीरे धीरे मीडिया वर्ग भी, उससे 95% मीडिया कर्मी भी, 95% दुनिया के मीडिया कर्मी सब शोषित हैं। तो वो सारे के सारे इस पार्टी के एक एक खबर दिखाएं, चिंता ना करें। उत्पीड़क से कोई सहमत नहीं। हर वर्ग में 5% शैतान घुसे हुए और 95% इंसानों का खून पी रहे हैं इंसाफियत का गला घोटकर। इंसाफ ही तुम्हारा धर्म था, न्याय ही तुम्हारा धर्म था। इसीलिए न्याय धर्म सभा है जो तुमको न्याय का धर्म देने वाली है। अब तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के अपने अपने सांप्रदायिक धर्मों में जीते हुए बड़े आराम से उन कल्टों में, जितनी भी कल्ट्स हैं, वो सांस्कृतिक तुम्हारे अपने हैं मामले, उनका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का किसी के निजी मामलों से कोई लेना देना। जिसको जो अच्छा लगता है करो। न्याय सबका कॉमन रिलीजन है। न्याय सभ्यतागत है, संस्कृतिगत नहीं। तो सांस्कृतिक मामलों की न्याय स्वतंत्रता देता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जिस भी कल्ट को मानते हो, जिस भी कल्चर को मानते हो, तो वो सब कल्ट हैं। कल्ट माने कल्चर वाले। तो जिस भी कल्ट को आप मानते हो, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, सांस्कृतिक संप्रदाय आपका कौन सा है, सांस्कृतिक मामलों की न्याय धर्म सभा स्वतंत्रता देती है और कहती है कि जिसको जो मानना मानो। नमाज पढ़ना नमाज पढ़ो, पूजा करना पूजा करो, नहीं करना मत करो, मूर्ति को मानना मूर्ति को मानो, नहीं मानना मत मानो। हाँ, दूसरे को अपनी जिद मत थोपवाओ, सभ्यता का व्यवहारिक विषय हो जाएगा। तो ये निजी जो मामले, सांस्कृतिक मामले सब निजी होते हैं, उसके लिए आप सभी स्वतंत्र हैं, जिसको जो करना करो। व्यवहारिक मामले पारस्परिक होते हैं, वो निजी नहीं होते। न्याय का संबंध व्यवहार से है। कहीं भी आप कोर्ट में जाते होंगे तो न्याय व्यवहार लिखा रहता है।
न्याय का संबंध व्यवहार से है, व्यवहार हमेशा पारस्परिक होता है, आचार हमेशा निजी होता है। आप कैसे चलते हैं आपका निजी मामला है, लेकिन कैसे आप दूसरे से व्यवहार करते हैं ये तो भैया पारस्परिक हो जाएगा। आप छड़ी घुमाएं अपनी, ये आपका आचारिक मामला है, आप घुमा रहे, खूब घुमाइए। कहां तक घुमा सकते हैं, कहां तक स्वतंत्र हैं, कहां तक आप घुमाने के लिए अपनी निजी मामलों में स्वतंत्र हैं। जहां तक ये मामला निजी है वहां तक स्वतंत्र है। जहां ये दूसरे की नाक से टकराई और व्यवहार हो जाएगा, तो व्यवहार के कानून होंगे कि दूसरे के हितों को हानि ना पहुंचाएं। आप खूब लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, जहां पे दूसरे का कान ना फोड़ रहा हो। आप अखंड रामायण छेड़ दिए, दूसरे सबका सिर फटा जा रहा है, परेशान, दूसरा परीक्षा में बैठना है उसको, और आप बजाए चले आ रहे। आप बजाइए अपने लिए, खूब कमरा बंद कर लीजिए, बजाइए बैठ के। आप नमाज लगा दिए, पढ़े चले जा रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। बाकी खूब बाजा बजाना थोड़ी ना मना है, वो तो कल्चर का मामला है। आप बाजा बजाओगे, आप कांच का दीवार बना लो, खूब दिन भर बड़ा कनफड़वा लगा के अपने और कान में लगा लो, उसको खूब तेज कर लो। आजकल तो कान वाले आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन बोलते हैं। तो ईयरफोन कान में लगा लो, अब खूब तेज उसको बजाओ। अरे जितना मर्जी उतना तेज कर लो, पराकाष्ठा कर दो उसकी। हाँ, निजी कान में चाहे जितना तेज धमाका करो, कोई मना थोड़ी है। अब बाहर धमाका करोगे ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं हो, व्यवहारिक हो जाएगा, तो व्यवहार के कानून होंगे। तो निजी मामलों में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग स्वतंत्र हैं। चाहे पूजा करो, नमाज पढ़ो, जो करना करो, बढ़िया मस्ती से रहो, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। हाँ, एक दूसरे के सिर पे मंदिर मस्जिद मत बनाओ। अपना अपना जमीन खरीद लो, अपने अपने जाके बनाओ, जिसको जहां अच्छा लगता है। अपने घर के अंदर बनाओ। हाँ, दूसरे के घर के अंदर घुस के बनाने लग जाओगे मंदिर मस्जिद, तो लफड़ा ही होगा। तो ऐसा ठीक नहीं। अपने अपने कल्ट में अपने अपने जमीनी खरीदो, उसमें खूब बनाओ। एक दूसरे की तोड़ तोड़ के मत बनाओ। और कोई किसी की तोड़ डाले तो उसको कोर्ट के द्वारा उसको प्रतिष्ठित कर दिया जाए, रीस्टेब्लिश कर दिया जाए। कोई बदमाशी कर दे तो उससे वसूली कर लो जितना तोड़ा नुकसान पहुंचाया। न्याय तो बड़ा सरल, न्याय में कोई झगड़ा ही नहीं। तो जैसे जैसे न्याय आएगा तो सारे झगड़े खत्म। तो ये इन सभी 15 विधायक पद के उम्मीदवारों, प्रत्याशियों, कैंडिडेट्स को न्याय धर्म सभा अग्रिम बधाई देती है कि वोट ना मिलने पर भी ये जीते रहेंगे। कैसे? ये तो हमारी तरफ से सब घोषित विधायक ही हैं, समझ लो। अब सरकार इनको भत्ता देगी नहीं देगी कब, वो बात का विषय है, लेकिन ये लोग तो न्याय से सहमत हैं। तो न्याय के अतिरिक्त तो कोई आदमी नेतृत्व क्यों करना चाहता है? किसी दूसरे पार्टी में अगर कोई गलती से खड़ा हो गया है तो अपना नाम वापस ले ले, हमारा ये कहना है। भाई गलती हो गई है तो क्षमा मांग ले न्याय धर्म सभा के अध्यक्ष से आके, और कहे कि गलती से चले गए थे, पहले पता नहीं था, काहे दूसरी पार्टी में घुस गए। तो जो लोग दूसरी पार्टी में नामांकन भरने वाले हों अथवा भर दिए हों, वो आज नहीं कल क्षमा याचना करेंगे। और पार्टियां भी, जिन पार्टियों ने न्याय विहीन पार्टी बना ली है नेतृत्व के लिए, तो नेत्रहीन नेतृत्व करोगे, नयन के बिना तुम न्याय करोगे, कैसे करोगे? तो काहे पार्टी बना ऐसा? गलत पार्टी सब बन गया है। तो सभी गलत पार्टी के लोग क्षमा याचना करेंगे आगे चल के कि गलत पार्टी बनाया, कान पकड़ो। सर ह्यूम से लेके अभी तक के जितने भी होंगे सब उनको सब क्षमा मांगना पड़ेगा। कब्रों में भी उनको शांति प्राप्त ना होगी अगर अन्याय किए हैं तो इसलिए ईश्वर की नजर में भी वो लोग अपराधी ठहरेंगे जो 70 साल से परेशान कर रहे हैं जनता को, और उसके पहले भी परेशान जब से कर रहे होंगे तब तक का भी। भाई देखो, ईश्वर तो शाश्वत है, वो तो सबका हिसाब किताब रखता है। तो ईश्वरीय जो व्यवस्था है वो न्याय है, इस बात को कौन नहीं जानता।
न्यायालय ही आपका सर्वोच्च मंदिर होता है राष्ट्र का। तो राष्ट्र कोई चीज है, उसको मानते हैं कि नहीं मानते? सारी दुनिया के लोग नहीं मानते तो क्यों चिल्लाते हैं राष्ट्र राष्ट्र? मानते हैं तो मानते हैं, तो न्यायालय ही तो सर्वोच्च उसका फैसलाधीश है। न्यायालय की सर्वोच्चता तो हर कंट्री में है ना, इसे कौन मना करता है? इसका मतलब न्याय की सर्वोच्चता मान्य है वर्ल्ड वाइड। तो न्याय तो इतना ही है कि अगर एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। यदि एक नागरिक बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो दूसरे नागरिक बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि एक नागरिक युवक को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक युवक को भी रोजगार मिलना चाहिए। नहीं तो शादी कैसे करेगा? शादी करके क्या भूखों मरेगा? बाल बच्चे कैसे पालेगा? तो पहले बचपन में शिक्षा दो, फिर बड़ा हो जाए तो उसके परिवार को रोजगार दो, और फिर उसकी बस्ती में उसका एक घर दो। बस्ती में आवास भी तो होना चाहिए, तो आवासीय सुविधाएं, आवासीय भूखंड, आवासीय भवन, आवासीय बिजली, पानी, सड़क, नाली सब दो उसको। एक नागरिक को दोगे, दूसरे नागरिक को नहीं दोगे तो ये कैसे चलेगा? ये तो न्याय संगत नहीं। इसे कोई पढ़ा लिखा आदमी, अब आज तक हमसे तो कोई आगे बहस नहीं किया है इस विषय पर। सारे पढ़े लिखे, हम तो पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं समाज के तरफ। कोई बहस करने की स्थिति भी नहीं हमारे सामने आके बैठ के साइलेंट होके चले जाने के अलावा। कुछ कोई बोलता भी है तो अपनी ही बेइज्जती अपने मुंह से करवाता है। कोई पत्रकार, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई समाज सेवी, कोई नेता, कोई प्रोफेसर, कोई साधु, कुछ बोला तो मरा। आप न्याय के विरुद्ध कुछ भी बोलोगे तो आत्मग्लानि से भर जाओगे भाई। इसीलिए हमारा कोई विरोधी भी नहीं है। 32 साल से हम देखने से कोई विरोध नहीं करता। काहे करेगा? पागल है। लोग हंसेंगे, कहते कोई तो न्याय के विरुद्ध है। एक को शिक्षा मिले, दूसरे को ना मिले, एक को रोजगार मिले, दूसरे को ना मिले, एक को आवासीय सुविधाएं मिले, दूसरे को ना मिले, एक को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, पीएफ सब मिले, दूसरे को ना मिले। ये कोई छटपटा नहीं? इसको न्याय कैसे कहोगे? आपके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, आप एक को रोटी खाना, दाल भात चावल सब, पूड़ी पकौड़ी और हलवा और ना सब दीजिए, आइसक्रीम चकाचक, और बाकी जो 3 रहे उनको कहोगे तुम कंडा भी लो। कैसा लगेगा? 4 बच्चे हैं आपके, एक को आपने सब दे दिया, बढ़िया ड्रेस भी दे दी उसको, बढ़िया खाना दे दिया, है ना, और फिर अब बाकी 3 ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं तो कैसा लगेगा? और उनके बीच में लड़ाई होगी कि नहीं? आप दोनों को खाना दे दो तो दोनों खा पी के सो जाएंगे, लड़ाई का क्या चक्कर है? एक को शिक्षा दिया, दूसरे को नहीं दिया, एक को रोजगार दिया, दूसरे को नहीं, तो लड़ाई तो होनी तय है। भाई रोजगार तो सबकी जरूरत है, शिक्षा प्रत्येक मनुष्य की जरूरत है। शिक्षा नहीं दोगे तो मनुष्य की मानवता ही मर जाएगी। विद्या विहीना पशुभिर समाना, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। तो विद्या क्यों नहीं दिया? 70 साल से आप 70% आदमी को अनपढ़ रखे हुए हो, ये कौन सी कला है? और जब 70% को नहीं दिया तो 30% को कैसे राजकोष से दे दिया शिक्षा? बड़े बड़े मोटे मोटे आप किला बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उसमें सब बड़े आराम से शिक्षा चला रहे हो अपने लोगों की, राजकोष का पैसा दूर उड़ा रहे हो 1% लोगों के लिए, 99% का खून पी रहे। टैक्स तो बीड़ी पीने वाले से भी ले रहे। और तगड़ा पिछड़ा वर्ग जितना भी ज्यादा जिन जिन चीजों का उपभोग करता है, जितना भी गरीब वर्ग है, उन सब पर हाईली टैक्सेशन, तगड़ा। और जितना बड़ा आदमी है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं। क्यों? कई बड़े आदमी कहते हैं टैक्स तो वही देते हैं। हमने उन पगलेठों से पूछा, हमने कहा कब दिए तुम टैक्स? ये जो मजदूरों का वेतन काट दिए हो उसको अपना प्रॉफिट बताए, पैसा उन्हीं का है। और फिर उसके बाद उसमें से बोले हम टैक्स दिया है। टैक्स तो दिए हो तो पैसा उनका मारे बैठे हो, तो उन्हीं का पैसा न दिए हो वहां जाके।
तुम्हारा कहाँ था वो, कब था? तुम तो काम ही नहीं की। कई सेठ लोग सिर्फ ताली बजा रहे हैं वहां स्टेडियम में बैठ के, काम धाम कुछ करते नहीं। हम स्टेडियम में बैठ के ताली बजाने को मना नहीं कर रहे हैं, काम करके मनाओ ना। खेलना मना नहीं है, खेल देखना मना नहीं है, लेकिन काम भी तो करो। काम तो तुम कुछ करते नहीं। इस होटल से उस होटल, उस होटल से उस होटल, इस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज, ऐसे घूमते रहते हैं सब बड़े सेठ लोग। और सोचने तक के लिए मैनेजर रखे हुए कि तुम सोचो, सोच के उनको बताओ। इन्वेस्टमेंट प्रबंधक, इन्वेस्टमेंट भी कौन करे, वही वो भी दूसरा सोच के बताए। ये सोचने तक का कष्ट नहीं लेते। अब देखिए, उन्हीं को पद्मश्री पद्म भूषण जैसे जाने के भारत रत्न का दे डाले नहीं। ऐसे लोगों को ये सब पुरस्कार, आजकल कुछ सरकारें चालाक हो गई हैं। अब गरीबों के बीच का आदमी पकड़ पकड़ के उसको पुरस्कार दे रहे हैं। कैसे कि शिक्षा नहीं दिया हम जब इन लोगों ने किसी को, तो बोले ये एक अपने अभी एक कोई जो है एक स्कूल बनाया है कोई आदमी, वो जाने क्या बेचता था, कोई सब्जी अब्जी टाइप का कुछ बेचता था, संतरे बेचता था। तो संतरा बेचने वाले ने एक स्कूल बना डाला। 100-150 रुपए का जो संतरा रोज कमाता था, तो उसमें से वो सारा पैसा लगा के, और हड्डी का ढांचा है, आदमी कुछ खा भी नहीं पाया होगा जिंदगी, और एक स्कूल बनाया। उस पैसे से स्कूल बना के बच्चों, काहे के लिए किसी ने, एक विदेशी आया, किसी ने पूछा उसका संतरे का रेट और नहीं बता पाया, जाने क्यों पूछ रहा है। तो उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि अनपढ़ होना अभिशाप है, तकलीफ है। उसके बाद उसने कहा तो स्कूल खुलेगा भाई सब। तो बेचारा एक स्कूल बनाने लगा। अब बताओ, ये संतरे वाला स्कूल बना सकता है, और ये छू मंतरे वाले नहीं बना रहे। एनडीएस कह रही एजुकेशन टू ऑल होगा, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल होगा, एकोमोडेशन टू ऑल होगा, सबको मिलेगा घर, प्रोटेक्शन टू ऑल होगा, सबको मिलेगी चिकित्सा सर्वोपयोगी सीमा तक, सब फ्री। चिंता मत करो, राजकोष से मिलेगा। राजकोष तुम्हारा ही पैसा, फ्री फूरी नहीं रहता। नहीं सोचोगे तुम मुफ्त खोर हो। एक कंजर लोग तुमको बताते हैं कि तुम सब मुफ्त खोर हो गए हो, अब खुद वो पूरा पैसा उड़ा रहे हैं, तुमको थोड़ा सा उसमें से मिला तो बताए मुफ्त खोर। अपने लिए पूरी फैसिलिटी रखे बैठे, मोटा मोटा पेट ली। एक दिन थोड़ा भंजवा दे खेत में तो पसीना पसीना हो जाए, और पसीना के खून बह चलेगा आंख से। पसीना कहाँ, पसीना तो निकलना बंद हो गया, वो बचपन से निकले तो सब छिद्र बंद है, कहां से निकले। घनघोर मोटापा। काम करना सीखो। तो ये न्याय सभा आ रही है, बड़ी मस्त पार्टी है। और अभी कोई कह रहे थे कि तो बड़ी अद्भुत पार्टी है। हाँ, ये अद्भुत है पार्टी, पार्टी लेस पार्टी। क्या कहते हैं इसको? पार्टी लेस पार्टी। तब ऐसा भी कोई पार्टी होता है? हाँ, होता है, न्याय सभा। तो ये सभी को हमारी तरफ से अग्रिम बधाइयां। आप सब घोषित विधायक हैं, समझ लीजिए। जाइए अपना अपना काम कीजिए और अपनी अपनी तनख्वाह मांगिए सरकार से। जनता तो चुन चुकी है, चाहे जिससे पूछ लो तुमको वोट देगी। घर जाके पूछो, अगर वोट ना दे तो बताना। इसका मतलब तुम विधायक चुने जा चुके। अब तुमको अगर वोट ना मिले, तुम ना जीतो, तो समझ जाना कि तुम्हारे साथ कोई ये जो है उधर कोई ईवीएम घोटाला कर दिया होगा, कोई इधर उधर दांव पेच कर दिया होगा, कुछ लोगों को न्याय की जानकारी ना पहुंचने दिया होगा, कुछ लफड़ा किया होगा। नहीं तो वोट तो तुमको ही मिलेगा सारा। तो ये सारे के सारे 15 विधायक जो है समझो बन गए। चुनाव आयोग को चाहिए कि इसका सर्वे कराए, और बाकायदा ये पहले से चुनाव कराने की जरूरत क्या है। सही बात तो ये है कि इनको वोट मिलेगा, ये तय है। घर घर चल के हमारे साथ चुनाव आयोग पूछ ले। अगर हम सिद्ध ना कर दें ये बात को तो बताएं। नेताओं के घर के बच्चे तक इसको वोट दे देंगे, उनकी पत्नियां तक दे देंगी। वो तो बेईमान तो कोई एक आदमी रहता, सारा घर थोड़ी बेईमान। जब अंगुली मान पढ़ा है,
कहानी पता होगी कि सुना है पूरी? पता होगी, फेमस है अंगुलीमाल, है? सुना है? कन्वर्ट हो जाता है। अंगुलीमाल का पूरा खानदान था क्या चोर, डकैत, हत्यारा? नहीं। एक महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, उनका पुराना नाम कहते रत्नाकर डाकू था। तो एक दिन कहते हैं कि कोई किसी ऋषि ने उनको पकड़ लिया। अब ऋषि ने क्या पकड़ लिया, उसी ने ऋषि को पकड़ लिया। वो जा रहे थे कहीं, कहां जा रहे हैं, उसको तो लूटना मारना था उनको। तो उन्होंने कहा भाई क्या है? बोले तुम एक बात बताओ कि तुम ये लूट मार क्यों करते हो? उसने कहा कि घर परिवार चलाते हैं। तो घर परिवार चलाते हो तो मतलब तुम पाप तो तुम ही कर रहे हो, घर परिवार वाले क्या कहे हैं कि तुम करो? वो क्यों कहेंगे, तुम्हारे घर चला रहा हूं। तो बोले तुम जो इसका पाप कर रहे हो, घर चला रहे हो, उसके दंड के भागीदार तुम हो कि घर वाले? बोले ये तो नहीं पूछा। बोले जाओ पूछ के आओ। बोले चालाक, भाग जाओगे इधर से। उसने कहा बांध दो। तो ऋषि ने कहा बांध दो, तो उसने बांध दिया उनको पेड़ में, फिर चला गया। अब घर में जाके पूछा क्या कि भाई देखो ये जो मैं लूट मार ताम झाम सब करता हूं, इसके तुम सहभागी हो? तो घर वालों ने मना कर दिया। बोले हम क्यों? तो जितना भी ये भ्रष्ट अन्याय करने वाले राजनीतिक दल हैं और राजनेता लोग हैं, सब आप ये समझ लो कि इनके घर का आदमी ज्यादा इनसे सहमत है नहीं। ये बात सच है। वो सब एनडीएस के ही भक्त निकलेंगे अंत में, पक्का बता रहे हैं। अब कई तो राजनेता भी अब एनडीएस के भक्त हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक तो सज्जन थे, वो कह रहे थे कि हम दूसरी पार्टी में हैं जरूर, लेकिन दिल तो हमारा इसी के साथ है, अंदर अंदर। कभी मौका मिलेगा तो इंटरव्यू दिलवा देंगे। देखो यही कहे थे, दिल से तो सब एनडीएस के साथ है बोले, लेकिन अब कल्चर चूंकि भ्रष्ट है तो बोले उसी में चलना पड़ रहा है। सब झूठ बोलते हैं दिन भर, हर नेता झूठ बोलता है। आप उसको देखो, एनडीएस पार्टी के ही नेता केवल सही सही बात कर पाएंगे। क्यों? इसमें कोई दांव पेच करने की किसी के लिए अवसर ही नहीं दिया गया है, तो क्या दांव पेच करेंगे? ये जितने भी इनके नाम हम घोषित किए हैं, ये झूठ फरेब दंद फंद के स्टेटमेंट से मुक्त हैं। जब भी अब कोई देखना ऑनलाइन डिस्कशन वगैरह पे, जब किसी टीवी लाइव डिस्कशन पे आएंगे तो देखना ये लोग जो बोला करेंगे, सारी पार्टियों के लोग सन्नाटा मारेंगे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होगी। सही बात का कोई विकल्प ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे तो पूरी जनता खिलाफ हो जाएगी। इसको काटा इनकी बात को, चुपचाप सुनो घर निकल लो, चुपचाप सुनो घर निकल लो। अगर एनडीएस वालों को बुलाया जाएगा तो दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता वक्ता आने से मना कर देंगे उस चैनल पर। क्यों? कहेंगे ये तो फजीयत है। तो ये सब तो समझो घोषित विधायक ही हैं, ये तो बने बनाए हैं। अब ये कितना जनता तक पहुंच पाते हैं? अगर ये घर घर जन जन पहुंच जाए तो इनके ये समझो कि ये बन गए विधायक। नहीं पहुंच पाएंगे बेचारे तो अगली बार बनेंगे। पहुंच गए तो समझो ये 15 हो गए विधायक। और सरकार को चाहिए कि इनका पेंशन भत्ता ये सब दे और इनके चुनाव का खर्चा भी उठाए। अभी इलेक्शन कमीशन को हम इसका बिल भेजेंगे। अब इलेक्शन कमीशन गुस्सा हो चाहे जो करे, लेकिन हम तो भैया बिल तो देंगे उसको, क्योंकि देखो ये काम सरकारी, चुनाव फुनाव ये सब लड़ाना। तो पब्लिक कहां से लाएगी इतना पैसा? एक पत्रकार पूछा आप लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? हमें पैसा कहां है? पार्टी के देखो जाके खाता, उसमें कोई पैसा डालते नहीं। हम लोग बस काला पैसा कौन देगा? हम लोग कोई सेठ क्यों देगा? हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। अब न्याय की बात करोगे तो कोई तुमको चंदा देगा? काहे देगा भाई? अपना अपना पन्ना लो, साइकिल उठाओ, अपना देखो मोटरसाइकिल में तेल भराने का पैसा नहीं तो ले लो साइकिल या बिजली वाली गाड़ी और उसमें जाओ और प्रचार करो। सभी 15 लोग उठाओ अपना अपना साइकिल और घर घर जाओ, नहीं पैदल जाओ, अपना चुनाव क्षेत्र में सभी जगह पहुंचो, घर घर पे बैठो, उनको बताओ कि ये रहा है और उनसे पूछ लो कि वोट तो इसी पर दोगे कि नहीं? कहां देंगे? चाहे जितना उसको हिंदू लाभी समझाया हो, मुसलमान का भय सिखाए हो और सिख से लड़ाई सिखाए हो और जो जो करवाए हो, सब निरर्थक मानेगा वो।
कोई जातिवाद से तुम वोट लेते रहे, वो अभी तक ये कहेगा ना तुम शिक्षा देते ना, रोजगार देते ना, जात जात का बात बता रहे, पागल बना रहे। सब शिक्षा छीन लेते, बच्चों को अनपढ़ रख रखा है। 70% बच्चे अनपढ़ रखे गए पिछले 70 साल से। देखिए, अरबों खरबों लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया। क्यों? मूर्ख रहने पर आप अपने अधिकारों को भी नहीं जान पाते हैं, इसीलिए वो सफल नहीं। तो ये सब बदमाशी के द्वारा होता है। तो अब जो है न्याय धर्म सभा इस सारी बदमाशी, सारे अन्याय का पटाक्षेप करेगी, इसे समाप्त करेगी। और समाप्त करने के लिए, अंधेरे को समाप्त करने के लिए केवल न्याय का सूर्योदय ही करना पड़ता है। अन्याय का अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। तो आप सभी पदाधिकारियों और ये घोषित 15 प्रत्याशियों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, और भविष्य में ये बहुत तरक्की करें, सब बहुत अच्छे इंसान सिद्ध हों, न्यायप्रिय सिद्ध हों, न्याय के लिए पूरी जिंदगी अपनी न्यौछावर करना सीखें। जीवन शाश्वत है, डरने का जरूरत नहीं है। मर भी जाओ तो पैदा होके फिर इसी काम को चालू कर दो, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता कहती है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो जब कुछ तुमको न मार सकता, न जल गला सकता, न आग जला सकती, न वायु सुखा सकती, न शस्त्र काट सकते, तो तुम घबराने की क्या जरूरत है? अपना कर आराम से काम करो, न्याय को प्रतिष्ठित करो। अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं। अंधेरे से लड़ने से अंधेरा थोड़ी मिटता है, तो प्रकाश ही जलाना पड़ता है। अन्याय से लड़कर अन्याय नहीं दूर होता, न्याय लाना पड़ता है। न्याय आते ही अन्याय दूर हो जाता है। ये तो सीधी सी छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको हजारों साल से समझ में नहीं, अब समझ में आ जाएंगी। ये अच्छी बात है। आ रही, आज लाखों आदमी हमारा समर्थक है, तो कहे के लिए समझ रहे हैं। बौद्धिक विकास हुआ है। स्कूल जो नहीं गया है उसको मोबाइल मिल गया है। अब मोबाइल ही स्कूल है, मोबाइल ही बैंक है, मोबाइल ही पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल ही सरकार है, मोबाइल ही कोर्ट है, मोबाइल ही कचहरी है, मोबाइल ही दुकान है, मोबाइल ही ऑफिस है, मोबाइल ही सब कुछ है। मोबाइल ही मोबाइल है। तो विज्ञान का आविष्कार ऐसा हो गया है कि अब चौरकट समाज को मुक्ति प्राप्त होगी, चौरकटाई से छुटकारा। तो अब अन्याय की गुंजाइश नहीं रह गई है। अब न्याय आगे बढ़ के आएगा। ज्ञान का प्रकाश बहुत बढ़ चुका है, सत्य का सूर्योदय हो चुका है, सत्य को वापस आ रहा है। बड़ी जल्दी लोगों को अस्तोम सदगमय बोलने की हिम्मत पड़ेगी। और अब सत्यात्मक न्याय की जय होगी। इसी घोषणा के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का समय पूरा हो चुका है। अगले रविवार को पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, और नए इस युग में प्रवेश के लिए हम आज से ही आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और साथ में धन्यवाद भी देते हैं जो लोग इसे तभी सुन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ा रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचाएं, और अपना प्राइवेट चैनल बनाएं सभी लोग। और कोशिश करें कि न्यूज का एक नया डेमोक्रेटिक स्वरूप ले आए, और जितना ज्यादा न्याय का प्रकाश फैला पाएंगे उतना जल्दी न्याय आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।